हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का व्यवसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी का पार्ट बी का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है वित्तीय प्रबंध यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि व्यवसायिक अध्ययन का लेसन नंबर 9 है। ऐसे तो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस है, और एकदम इजी वे में बताऊंगा कि एक ही बार में आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मेरे साथ कॉपी पेन निकालो, जो जो चीज समझा रहे उसको एक बार समझ लो ताकि एक बार में ही आपका पूरा एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई वित्तीय प्रबंध का मतलब क्या होता है। तो वित्तीय प्रबंध दो शब्दों के मेल से बना है, पहला वित्त और दूसरा प्रबंध। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि वित्त का मतलब क्या है, फिर हम लोग जानेंगे प्रबंध क्या होता है। तो भाई वित्त का मतलब होता है पैसा। एक लाइन में समझ लो, वित्त का मतलब होता है पैसा, वित्त का मतलब होता है मुद्रा, यानी कि पैसा चाहिए। अब वित्तीय प्रबंध का मतलब होता है वित्त का प्रबंध करना। वित्तीय प्रबंध मतलब वित्त का प्रबंध। सिंपल सा बात है, हर एक काम के लिए पैसा का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप बिना पैसा का कुछ नहीं कर सकते हो। बिना पैसे का ना तो आप कोई सामान खरीद सकते हो, बिना पैसा का ना तो आप किसी के लिए काम करोगे, बिना पैसे का ना तो कोई बिजनेस चल सकता है। हर एक चीज के लिए जब पैसा का होना उतना ही ज्यादा जरूरी है, तो क्या व्यवसाय को चलाने के लिए पैसा का जरूरत नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जिस तरीके से हम लोगों के मानव शरीर में, हम लोग का ये जो मानव शरीर है, जिस तरीके से हम लोग का शरीर में रक्त का होना जरूरी है, जिस तरह से रक्त हमारे शरीर में ऊपर नीचे होता है, ठीक उसी तरीके से एक व्यवसाय को चलाने के लिए वित्त का होना यानी पैसा का होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना मानव शरीर में रक्त का होना जरूरी है। ठीक है, बिना वित्त का आप किसी भी व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते हो। ये तो था वित्तीय प्रबंध यानी वित्त का प्रबंध करना। अब वित्तीय नियोजन क्या होता है सर जी? वित्तीय नियोजन का मतलब होता है आपको ये प्लानिंग करना होगा कि मान लो कि आपको अगर आपके बिजनेस में 1 लाख रुपया का जरूरत है, तो 1 लाख रुपया आपका कहां से आएगा? अगर आपको 1 लाख रुपया का जरूरत है तो ये 1 लाख रुपया आपके पास कहां से आएगा? किन किन जगहों से, कहां कहां से आपका पैसा आएगा, और ये 1 लाख रुपया को आप किन किन जगहों पे खर्च करोगे, इसके लिए आप पहले से प्लानिंग कर लोगे कि कब, कहां और कैसे, कहां कहां से पैसा लाना है और कहां कहां पे पैसा खर्च करना है। आप जो पहले से जो पूर्वानुमान लगाते हो, ये वित्तीय नियोजन कहलाता है। दोनों अलग अलग चीज है, एक होता है वित्तीय प्रबंध, एक होता है वित्तीय नियोजन। और इस चैप्टर में यही दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी कई सारे और टॉपिक होते हैं, जैसे कि मान लो अस्थायी संपत्ति हो गया, चालू संपत्ति हो गया, कार्यशील पूंजी हो गया। ये सब तो हम लोग ऑलरेडी 11th-12th अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़ते हैं, लेकिन ये जो दो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वित्तीय प्रबंध और दूसरा वित्तीय नियोजन। इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 नंबर का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन आंसर में आते हैं। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि वित्तीय प्रबंध क्या है, इसके उद्देश्यों को बताइए। अब जैसा कि हम आपको बताएं कि क्या हो रहा है भाई, वित्तीय प्रबंध दो शब्दों के मेल से बना है, पहला वित्त तथा दूसरा प्रबंध। वित्तीय प्रबंध दो शब्दों के मेल से बना है, पहला वित्त और दूसरा प्रबंध। अर्थात किसी व्यवसाय के लिए वित्त का प्रबंध करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है, यानी किसी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों का प्रबंध करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। इसके द्वारा किसी उपक्रम के लिए आवश्यक वित्त संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, यानी किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जितना पैसा का जरूरत पड़ता है, इसके रिगार्डिंग ही जो है उसको जो है वो निर्माण किया जाता है। आगे बोल रहा है, दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यावसायिक संगठन के लिए वित्त संबंधी कार्य को करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है, पैसों से रिलेटेड काम को करना। वित्तीय प्रबंध किसी भी व्यावसायिक उपक्रम के लिए आवश्यक कोषों का प्रबंध करता है। वित्तीय प्रबंध किसी भी बिजनेस के लिए आवश्यक कोषों का क्या करता है? प्रबंध करता है। वित्त किसी भी व्यवसाय के लिए उतना ही आवश्यक होता है जितना कि मनुष्य शरीर के लिए रक्त। बिना वित्त के किसी भी व्यवसाय की स्थापना नहीं की जा सकती। जिस तरह से हम लोगों के मानव शरीर के लिए रक्त का होना जरूरी है, उतना ही एक व्यवसाय के लिए जो है वो वित्त का होना जरूरी है। बिना वित्त का किसी भी व्यवसाय की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि बिना पैसा का ना तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और ना ही बिजनेस को चला सकते हो। ठीक है, आगे। अब वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या भाई? वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य होता है, पहला लाभों को अधिकतम करना। वित्तीय प्रबंध का पहला उद्देश्य होता है लाभों को अधिकतम करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस ला करके देना, ज्यादा से ज्यादा पैसा अरेंज करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट कमाया जा सके। इसके बाद धन संपत्तियों को अधिकतम करना, जो भी मेरा जो धन संपत्ति है यानी जो भी बिजनेस में प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को बढ़ाना।
तीसरा, उचित लागत पर कोषों को उपलब्ध कराना, मिनिमम कॉस्ट पे या अच्छे कॉस्ट पे जो है ज्यादा से ज्यादा फंड को अरेंज करना, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसे वित्त का अरेंज करना। कोषों का सही उपयोग करना, यानी पैसा जब आ गया तो वो पैसे को किस तरीके से यूज करना है। इसके बाद आगे बोल रहा है, लास्ट बोल रहा है विभिन्न कार्यों का समन्वय करना, यानी वित्त संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को एक साथ लेकर के करना है। इसलिए बोला जाता है कि वित्तीय प्रबंध करना जो है वो कला और विज्ञान दोनों होता है। एक जो प्रबंधक होता है वो जो आपका वित्तीय प्रबंध करता है वो कला और विज्ञान दोनों ही आधार पर वित्त का प्रबंध कर सकता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 पे बोल रहा है वित्तीय प्रबंध के महत्व को बताइए। वित्तीय प्रबंध के निम्नलिखित महत्व होते हैं, यानी एक वित्तीय प्रबंध का क्या महत्व होता है। ठीक, आप इसको डील करोगे, हम डील करना पहले ही आप लोगों को डिटेल में सिखा चुके हैं। बोल रहा है तरलता एवं लाभदायकता में वृद्धि। वित्तीय प्रबंध क्या करता है, तरलता एवं लाभदायकता को बढ़ाता है। तरलता मतलब होता है लिक्विडिटी, यानी कि पैसों की उपलब्धता को बढ़ाता है, और लाभ होने की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। फर्म का मूल्य में वृद्धि करना, यानी फर्म का जो पैसा होता है उस पैसे को ये बढ़ा देता है। वित्तीय नियोजन में सहायक, जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना आप ज्यादा उसको नियोजन कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेंगे। कोषों का उचित उपयोग, आपके पास जो फंड है उसको कैसे यूज करना है ये बताता है। निर्णय निर्धारित का केंद्र बिंदु, यानी कि कोई भी जो आपको पॉलिसी बनाना है या कोई भी जो निर्णय लेना है आप पैसे को देख करके निर्णय ले सकते हो। बचत को बढ़ावा देना, हाँ भाई वित्तीय प्रबंध क्या करता है, बचत को उतना ही ज्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है वित्तीय प्रबंध के कार्यों को बताइए। एक वित्तीय प्रबंध के क्या कार्य होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सब। ठीक है, एक वित्तीय प्रबंध के देखो भाई इतने सारे जो है वो कार्य होते हैं। सबसे पहले वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना, इसके बाद पूंजी संरचना का निर्माण करना, कार्यशील पूंजी का प्रबंध करना, लाभांश नीति निर्णय करना, वित्तीय निर्णय लेना, कोषों का प्रबंध करना, रोकड़ का प्रबंध करना, संपत्तियों का प्रबंध करना, अधिकतम आधिक्य प्रबंध करना, और इसके बाद वित्तीय निष्पादन का संरचना। आप चाहे तो इसको पॉइंट में लिख सकते हो, या चाहे तो आप इतना ज्यादा आकर आपको याद नहीं होता है तो कोई आप 5 पॉइंट को जो आपको अच्छा लगता है यहाँ से उन 5 पॉइंट को लिख के आप उसको डील कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, वित्तीय प्रबंध क्या है, वित्तीय प्रबंध का अर्थ और उद्देश्य। दूसरा क्वेश्चन भाई वित्तीय प्रबंध के महत्व, और तीसरा क्वेश्चन वित्तीय प्रबंध के कार्य। ये वित्तीय प्रबंध का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वित्तीय प्रबंध में कुछ पूछा तो इन्हीं तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। अब आते हैं वित्तीय नियोजन के ऊपर। अब अभी ऊपर हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे, वित्तीय नियोजन क्या होता है, इसकी विशेषता। वित्तीय नियोजन का मतलब होता है ये प्लानिंग करना कि भाई आखिरकार पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ कहाँ पे हम लोग खर्च करेंगे। यहाँ यहाँ इन इन जगहों से पैसा आएगा और इन्हीं जगहों पर पैसा खर्च करेंगे, इतना पैसा बचाएंगे। पहले से ही प्लानिंग करके रखना ही आपका वित्तीय नियोजन कहलाता है। ठीक है, अब आओ तो वित्तीय नियोजन का क्या अर्थ है। तो देखो वित्तीय नियोजन के बारे में क्या बोल रहा है। साधारण शब्दों में कहें तो किसी व्यवसाय के लिए वित्त का पूर्व निर्धारण करना ही वित्त या नियोजन कहलाता है। वित्तीय नियोजन यह बताता है कि किसी उपक्रम के लिए कितनी वित्त की आवश्यकता होगी, उन वित्त की प्राप्ति कहाँ से होगी तथा उन वित्त का उपयोग कहाँ कहाँ होगा। यानी ये बताता है कि आपको बिजनेस के लिए कितना पैसे का जरूरत है, वो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और वो पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च होगा। ये आपका वित्तीय नियोजन बताता है। अर्थात पर्याप्त कोषों का नियोजन करना ही वित्तीय नियोजन कहलाता है। वित्तीय नियोजन में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों नियोजन आते हैं। आप फाइनेंशियल प्लानिंग में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप का प्लानिंग को जो है वो कर सकते हो। वित्तीय प्रबंध मूल रूप से वित्तीय नियोजन पर ही आधारित होती है। वित्तीय प्रबंध जो है वो मूल रूप से वित्तीय नियोजन पर ही क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का क्या था भाई, इसका अर्थ था। अब इसका हम लोग जानते हैं क्या विशेषता है कि आखिरकार वित्तीय प्रबंध जो है वो क्यों किया जाता है। तो वित्तीय प्रबंध का पहला विशेषता तरलता। तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी। वित्तीय नियोजन होने से बिजनेस में तरलता यानी पैसों की मात्रा बनी रहती है। दूसरा, पहला है सरलता, यानी कि ये सिंपल होता है। दूसरा तरलता यानी पैसों की मात्रा बनी रहती है। तीसरा लचीलापन। लचीलापन मतलब आप इसको अपने हिसाब से जो है वो घटा बढ़ा सकते हो, कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हो। दूरदर्शिता, आपके पास अगर पैसा है तो आप फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा आज नहीं, कल नहीं, परसों हम इस चीज से ये खरीदेंगे, परसों इस चीज से ये करेंगे, तो पूर्वानुमान लग जाता है। कोषों का अधिकतम उपयोग होता है। ठीक है, मितव्ययता यानी कि बिजनेस को चलाने में मदद करते रहता है। इसके बाद है आकस्मिकताओं का पूर्वानुमान, यानी फ्यूचर में जो कुछ घटना घटने वाला है उसके लिए जो है वो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये जो है मेरा वित्तीय नियोजन का क्या है, विशेषता होता है। अगर क्वेश्चन में अलग से आपको बोल दे कि वित्तीय नियोजन क्या है
इसकी विशेषता अलग से अगर बोल दे वित्तीय नियोजन का विशेषता बताइए और क्वेश्चन अगर 5 नंबर का दे तो इन पॉइंट्स में से किसी 5 पॉइंट को आपको डील करना होगा। डील का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मान लो आपको कोई ये पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, तरलता, अब इसको इस तरह से एरो दे करके अंडरलाइन करना और इसको यहां से जो है इसके बारे में डील करना स्टार्ट कर देना, थोड़ा सा उसके बारे में लिखना, ये होता है डील करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब बोल रहा है अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है। देखो अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी क्या होता है हम सबको पता है। अस्थाई पूंजी का मतलब होता है ऐसा पूंजी जिसको हम लोग बिजनेस में लंबे समय तक यूज करते हैं, ऐसा कैपिटल जिसका यूज हम लोग लंबे समय तक करते हैं, या ऐसा कैपिटल जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट को खरीदने में खर्च करते हैं। ऐसा एसेट जिसको लंबे समय तक यूज करते हैं, या ऐसे एसेट जिसको हम लोग फिक्स्ड, ऐसा कैपिटल जिसको लंबे समय तक यूज करते हैं, या ऐसा कैपिटल जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट को खरीदने में खर्च करते हैं, वो होता है हम लोगों का अस्थाई पूंजी यानी कि फिक्स्ड कैपिटल। दूसरी ओर है कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस में जो भी रोज रोज का खर्चा है, जो भी दैनिक खर्चे होते हैं, रोज रोज का खर्चा है, उन खर्चों का पेमेंट करने के लिए जो कैपिटल रखें वो वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी। ठीक है, अच्छा ये वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है यानी ये कार्यशील पूंजी, तो हम सबको पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, यानी कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। एक साल से कम समय के लिए जो कैपिटल रखे हैं, जो रोज रोज का खर्चों का पेमेंट के लिए है, वो होता है वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। और वैसा पूंजी जो एक साल से लंबे समय के लिए बिजनेस में रखा गया है, या जिसका पैसा हम लोग फिक्स एसेट को खरीदने में लगाएंगे, वो होगा अस्थायी पूंजी। ठीक है, चलो अब इसका एक एक करके अंतर पढ़ते हैं। तो बार बार बताते हैं कि अंतर हमेशा आप टेबल में लिखोगे, तो ये टेबल में है। क्रम संख्या 1 में लिखा है अर्थ। देखो इधर है अस्थायी पूंजी और इधर कार्यशील पूंजी, तो दोनों का मीनिंग बोला। वह पूंजी जो अस्थायी संपत्तियों के लिए होती है वह अस्थायी पूंजी कहलाती है, जो फिक्स एसेट के लिए है फिक्स्ड कैपिटल। वह पूंजी जो दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए प्रयोग में लाई जाती है वह कार्यशील पूंजी कहलाती है। जो रोज रोज का खर्चा के लिए होगा वो कार्यशील पूंजी होगा। ठीक है, अब कुछ कुछ एग्जाम्पल। तो देखो वर्किंग कैपिटल जो क्या क्या खरीदने के लिए रहता है, जैसे हो गया आपका भूमि यानी कि लैंड, भवन यानी कि बिल्डिंग, संयंत्र यानी कि मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स एसेट है। तो इन सब के लिए जो कैपिटल रखा जाएगा वो होगा फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे खर्चा के लिए होगा, जैसे मजदूरी यानी कि वेजेज, सैलरी यानी कि वेतन, किराया यानी कि रेंट, टैक्स यानी कि कर आदि। इसके बाद प्राकृति या स्थिर प्राकृति की होती है, क्यों? क्योंकि फिक्स एसेट का यूज एक साल से लंबे समय तक करेंगे, लंबे समय तक करेंगे तो वह अस्थायी होगा, स्थिर होगा, और ये जो है वो अस्थिर होता है। परिवर्तन या इसमें परिवर्तन नहीं होता है। फिक्स्ड एसेट में, फिक्स्ड कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वो एक बार लग गया। लेकिन जो हम लोग का वर्किंग कैपिटल होता है वो बढ़ते घटते रहता है। फंड है, पैसा खर्चा कर दिए, कम हो गया पैसा, फिर और पैसा आया तो पैसा बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद अवधि, जो समय हम बताएं, जो हम लोग का अस्थायी पूंजी होता है उसका यूज जो है वो दीर्घ अवधि के लिए होता है। आप लिख सकते हैं एक साल से अधिक समय के लिए होता है, और यहाँ वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी में लिख सकते हैं एक साल से कम समय के लिए होता है। इसके बाद प्राप्ति का स्रोत, इसको कहाँ से मिलता है? तो जाहिर सी बात है जो हम लोगों के लिए अस्थायी पूंजी है वो दीर्घकाल स्रोत से मिलेगा, और जो हम लोग का वर्किंग कैपिटल है यानी कि कार्यशील पूंजी है वो हम लोगों को अल्पकाल एवं मध्यकाल से मिल जाएगा। ठीक है, ये अंतर है। अगर ये अंतर समझ में आ गया तो ओके। अगर मान लो आपको मेरा अंतर अगर डिफिकल्ट लगता है तो आप उसको अपने हिसाब से भी अंतर को डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन बस आपको याद ये रखना है कि अंतर को हमेशा आपको टेबल में एक्सप्लेन करना होगा, टेबल में एक्सप्लेन करना होगा, तब आपको फुल में फुल मिलेगा और टीचर जो है वो आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा वहां पे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ और क्वेश्चन है। हाँ, पूंजीकरण क्या है? हाँ जी, क्या बोल रहा है भाई? पूंजीकरण क्या है? कैपिटलाइजेशन क्या होता है? पूंजीकरण क्या होता है? तो बोल रहा है पूंजीकरण से आशय किसी व्यवसाय में निवेश की गई पूंजी की कुल मात्रा से होती है, यानी कैपिटलाइज आपका ये पूंजीकरण का मतलब होता है, कैपिटलिज्म का मतलब होता है आपको एक बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस में आपको कितना कैपिटल का जरूरत पड़ेगा या आपको उस बिजनेस के लिए कितना कैपिटल लगाना होगा, इसको जानना पूंजीकरण होता है। पूंजीकरण एक्चुअल में आपको यह बता देता है कि भाई आपके बिजनेस में कितना कैपिटल है या आपके बिजनेस में कितना कैपिटल का जरूरत है, यानी आपके बिजनेस में जो कैपिटल मौजूद है, जो पूंजी मौजूद है, उसके बारे में बता देता है कि देखो भाई आप में इतना पूंजी है या आपके बिजनेस के लिए इतना पूंजी का जरूरत पड़ेगा। अर्थात किसी भी व्यवसाय में जो कुल पूंजी लगाई गई हो उनका योग पूंजीकरण कहलाता है, उन्हीं को पूंजीकरण बोलते हैं।
पूंजीकरण व्यवसाय के पूंजी की कुल मात्रा को दर्शाता है। पूंजीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है अति पूंजीकरण और एक होता है अल्प पूंजीकरण। अति पूंजीकरण का मतलब है जितना जरूरत है उससे ज्यादा आप कैपिटल लगा दिए हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है ओवर कैपिटलिज्म, यानी जितना कैपिटल है उससे आप ज्यादा लगा दिए हो तो वो होता है ओवर कैपिटलाइज्ड। इसके बाद अल्प पूंजीकरण मतलब होता है जितना कैपिटल जरूरत है आप उससे कम लगाए हो, ये होता है अति पूंजीकरण। तो याद रखना एक व्यवसाय के लिए जो है वो अति पूंजीकरण भी घातक होता है और अल्प पूंजीकरण भी घातक होता है, यानी कि ओवर कैपिटलिज्म भी डेंजर है और अंडर कैपिटलिज्म भी जो है वो डेंजर होता है। इसलिए हमेशा उसको बैलेंस करके रखना चाहिए, ठीक है। आगे समझ में, बस इतना ही जो है इस चैप्टर में मोटा मोटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, कुछ कुछ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा कि मान लो कि अस्थायी संपत्ति क्या है, चालू संपत्ति क्या होता है, मतलब कि फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में अंतर। तो भाई हम लोग सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और हम सभी लोगों को तो अच्छा से पता होगा ही कि करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट क्या होता है। अकाउंट्स में हम लोग कई बार जो है इसको पढ़े हैं। तो जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम छोड़ दिए हैं, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन हमको आपको इस चैप्टर से बताएं, इतना इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन सबको करते हो तो अनडाउटेडली इन्हीं में से जो है वो कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को लिए मिलेगा, ठीक है। चलो इसके बाद और 3 चैप्टर बचता है पार्ट बी का पढ़ने का, वो भी जल्दी जल्दी वीडियो लेकर के आते हैं और जल्दी से जो है हम लोग पूरा बिजनेस स्टडी को जो है वो ऑब्जेक्टिव तो पहले ही ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, सब्जेक्टिव के लिए और 3 चैप्टर है। इसके तुरंत बाद तीनों चैप्टर का वीडियो आएगा और पूरे तरीके से हम लोगों का जो है वो बिजनेस स्टडी में सब्जेक्टिव खत्म हो गया। 80 नंबर आपके हाथ में हम दे देंगे, बस आपको रिविजन करना है, पढ़ना है, टेस्ट देना है, मॉडल पेपर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, जिससे आपको बिजनेस स्टडी में बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।